हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम अपना फ़ोटोसिंथेसिस का लेक्चर शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम पूरी फ़ोटोसिंथेसिस को अच्छे से समझेंगे। फ़ोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो फ़ोटोसिंथेसिस का क्या मतलब होता है? फ़ोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, फ़ोटो मतलब लाइट। लाइट कौन सी लाइट? सनलाइट, सूर्य ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा सनलाइट। सनलाइट को कहते हैं फोटो। फोटोन से बनकर मिलती है वो। फोटोन पार्टिकल होते हैं लाइट के। सिंथेसिस मतलब बनना। सिंथेसिस मतलब बनना। बनना क्या बनना? खाना बनना। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रम, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा प्लांट अपना खाना बनाते हैं। प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? क्या है? पहला क्वेश्चन हमने पूछा है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस क्या है? तो उसका जवाब ये रहा, फोटोसिंथेसिस इट इज़ ए प्रोसेस। यह एक प्रक्रम है। इट इज़ ए प्रोसेस, ये एक प्रक्रम है। बाय विच, जिसके द्वारा, बाय विच जिसके द्वारा प्लांट्स, पेड़ पौधे, प्लांट्स सिंथेसाइज, सिंथेसाइज मतलब बनाते हैं, सिंथेसाइज देयर ओन फूड, देयर ओन फूड इनसाइड बॉडी। प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड इनसाइड बॉडी। बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर प्लांट्स जो हैं वो खाने को बनाते हैं। इस प्रक्रम को, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था कि फोटोसिंथेसिस क्या है। अब दूसरे क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। वो दूसरा क्वेश्चन क्या है? वो दूसरा क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? वेयर, कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस हम सबको पता है, लीफ के अंदर होता है प्लांट्स में। लीफ में भी कहाँ पर होता है? लीफ में क्लोरोप्लास्ट में, आपको बताया होगा पहले ही। तो इसको हम देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। अगर आता है तो स्किप कर देंगे, नहीं तो देख लेते हैं। आपको आता है तो स्किप कर देंगे। तो वेयर, कहाँ होता है? यहाँ कहाँ होता है? लीफ के अंदर। प्लांट्स की, पौधों की लीफ के अंदर होता है। और अगर लीफ के अंदर जाकर हम बात करें तो लीफ बहुत बड़ी होती है, इसलिए अंदर जाकर बात करेंगे तो मीज़ोफिल सेल में होता है। मीज़ोफिल सेल, मीज़ोफिल कोशिका में होता है फोटोसिंथेसिस। अब मीज़ोफिल सेल के अंदर भी अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम? क्लोरोप्लास्ट में। मीज़ोफिल सेल के अंदर भी अगर हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्लोरोप्लास्ट में जाएंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में जाएंगे। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कहाँ जाएंगे हम? ग्रेना पर जाएंगे। और ग्रेना के अंदर भी कहाँ जाएंगे हम? ग्रेना के अंदर और जाकर थाइलाकोइड में जाएंगे। थाइलाकोइड, इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रान पर, थाइलाकोइड मेम्ब्रान, थाइलाकोइड की मेम्ब्रान पर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और यही क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनता है। ठीक है, यही क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट, तभी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है। तो हम आराम से कह देते हैं कभी कभी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। हम कभी कभी कह देते हैं फोटोसिंथेसिस लीफ के अंदर होती है। लीफ के अंदर अगर कोई पूछता है तो क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट बस इतना याद रखते हैं, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन वो डिटेल अगर मालूम करने की कोशिश करें तो वो डिटेल ये है, प्लांट्स की लीफ में मीज़ोफिल सेल में,
और मीज़ोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना थाइलाकोइड, और थाइलाकोइड की मेम्ब्रान पर क्लोरोफिल होता है। यही क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करवाता है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट को ट्रैप करके। तो यह हमने समझ लिया फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। अब अगर इसको हम स्ट्रक्चर की मदद से जानने की कोशिश करें तो कैसे हम समझेंगे। ये हमारा है लीफ, ये हमारी लीफ है, ठीक है, ये हमारी लीफ। 10th क्लास की एनसीईआरटी में लीफ को क्रॉस सेक्शन कट करके बता रखा है। इस तरीके से उन्होंने लीफ का स्ट्रक्चर बता रखा है, जहाँ पर उन्होंने ये बीच में तो मिडरिब बनाई है, मतलब मध्य शिरा बनाया है। मिडरिब मेन वेन जो मुख्य वेन होती है वो बनाई है, और साइड में उन्होंने जो जैसे कि पत्ती में होता है, अधिकतर किसी पत्ती को देखेंगे तो उसके अंदर सेम ऐसे ही वेन्स पाई जाती हैं। एक मिड वेन होती है, मिडरिब, और साइड में ऐसे करके ब्रांचेस गई हुई होती हैं। इन वेन का काम क्या होता है, ये किस लिए ऐसे फैली हुई होती हैं? ये इसलिए फैली हुई होती हैं ताकि पूरी लीफ को, पूरी पत्ती को क्या कर सकें, वाटर सप्लाई कर सकें और न्यूट्रिएंट फूड वगैरह सप्लाई कर सकें। इसलिए ये पूरी पत्ती में फैली हुई होती हैं। जैसे कोई भी पत्ती देखेंगे तो बीच में मिडरिब पाई जाएगी और साइड में ब्रांचेस पाई जाएंगी, ठीक है। इसको तो लेमिना बोलते हैं या लीफ ब्लेड बोलते हैं, पर्ड पटल। ये मिडरिब होती है। हमें क्या देखना है, हमें देखना है फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। यहाँ फ्लोएम दे रखा है, यहाँ जाइलम दे रखा है, नीचे वाला ये एरिया, ये दोनों वस्कुलर बंडल होते हैं, संवहन बंडल होते हैं। वस्कुलर बंडल होते हैं। ये वीन्स होती हैं, ये जो जा रही हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर उन्होंने एक कट मार रखा है, कट लगाकर। इस एरिया को ले लो या इस एरिया को ले लो, किसी के भी ले लो, है ना। तो कट लगाकर यहाँ पर इसे जूम करके दिखा रखा है। जूम करके दिखा रखा है, जूम करके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। वो क्या है जूम करके, वो जूम करके जो दिखाया है उन्होंने, वो ये है। यहाँ पर जो ऊपरी एरिया होता है, यहाँ पर अपर एपिडर्मिस पाई जाती है। हम फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऊपर अपर की लेयर जो होती है, ये अपर एपिडर्मिस होती है। इस अपर एपिडर्मिस पर एक वैक्सी क्यूटिकल पाई जाती है। कुछ आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दे देते हैं। ये वैक्सी क्यूटिकल पाई जाती है। वैक्सी क्यूटिकल, वैक्स मतलब क्या होता है, वैक्सी क्यूटिकल है ये। वैक्स का मतलब होता है मोम, जैसे कि मोमबत्ती वगैरह देखते हैं ना, उसमें वैक्स होती है, मोम होती है। उसी तरीके की केमिकल की जो है, वही केमिकल जो है यहाँ पर पाया जाता है एपिडर्मिस के ऊपर वाली लेयर में। तो ये अपर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस यानी पत्ती जो है, पत्ती का ये ऊपर वाला हिस्सा है। तो ये नीचे वाला हिस्सा, ये वाला, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उस पर जो है अपर एपिडर्मिस पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, मतलब अपर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस में, ऊपर वाली एपिडर्मिस, ऊपर वाली खाल में जो है नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं है। देखो बीच में कोई स्पेस नहीं है। और इसके ऊपर वैक्सी क्यूटिकल भी पाई जा रही है। क्यों पाई जा रही है अभी देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने मीज़ोफिल सेल्स बना रखी हैं, ठीक है। मीज़ोफिल सेल्स ऐसे कई सारी प्रेजेंट होती हैं, यहाँ भी। ये भी बहुत बड़ी होती है। यहाँ पर भी मीज़ोफिल सेल्स पाई जाएंगी। ये कई सारी मीज़ोफिल सेल्स यहाँ ऐसे ऐसे करके पाई जाएंगी। ये मीज़ोफिल सेल्स यहाँ पाई जाएंगी कई सारी, ऐसे करके कई सारी प्रेजेंट होंगी यहाँ पर। इन मीज़ोफिल सेल्स के अंदर ये नीचे वाली एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस, और इनके बीच में होल होते हैं, मतलब स्पेस खाली होता है इनमें। बहुत बड़ी होगी, ऐसे ही करके ये बहुत बड़ी होगी, चलती चली जाएगी।
इन मीज़ोफिल सेल में यहाँ पर क्या पाया जाता है, इसकी बात करनी है हमें। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर का होता है। मैंने रेड बना दिया, कोई बात नहीं। तो ये ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं मीज़ोफिल सेल के अंदर। ये मीज़ोफिल सेल है, इसके अंदर ऐसे करके कई सारे क्या पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। यहाँ हर कहीं पाए जाएंगे, है ना, हर कहीं पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ हर कहीं क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। तो इन क्लोरोप्लास्ट की हमें बात करनी है, क्लोरोप्लास्ट की हमें बात करनी है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, मीज़ोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट में है। तो इस क्लोरोप्लास्ट में जो है हमें बात करनी है कि कहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी। यहाँ पर बीच में उन्होंने ऐसे करके स्पेस छोड़ रखा है, जहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा मैंने रंध्र प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स पाई जाती हैं। गार्ड सेल्स बोले तो द्वार कोशिका पाई जाती है इनके अंदर। द्वार कोशिका गार्ड सेल्स का मतलब क्या है, अगर लीफ के अंदर कोई भी चीज़ एंटर करना चाहेगी, घुसना चाहेगी, तो ये दरवाजे हैं लीफ के। हमेशा याद रखना है, कभी भी पूछे कि व्हाट इज़ द डोर ऑफ लीफ, पत्ती का दरवाज़ा क्या है, तो पत्ती का दरवाज़ा जो है वो स्टोमेटा है, रंध्र है। क्योंकि रंध्र में, स्टोमेटा में गार्ड सेल्स, द्वार कोशिका पाई जाती है जो दरवाजे की तरह काम करती है और CO2 को अंदर लेती है इन्वायरमेंट से, बाहर से O2 को बाहर भेजती है और वाटर को भी वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन के द्वारा बाहर भेजती है ना। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा और यहाँ पे चीज़ें बाहर आएंगी। ठीक है, तो ये द्वार कोशिका, इसी के द्वारा अंदर बाहर कोई भी चीज़ जाएगी तो यहीं से ही जाएगी। ये वेक्सीक्यूटिकल होती है। ये वेक्सीक्यूटिकल जो है मोमी लेयर इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि सनलाइट, ये ऊपर का हिस्सा है, सनलाइट इस पर आकर पड़ेगी। सनलाइट जब इस वाले हिस्से पर, ऊपर वाले हिस्से पर सनलाइट पड़ेगी तो वेक्सीक्यूटिकल पाई जाएगी। किनारों पर, है ना, स्टोमेटा होते हैं। तो वो वेक्सीक्यूटिकल सनलाइट के इफ़ेक्ट को कम कर देगी नीचे वाली एपिडर्मिस पर सनलाइट के इफ़ेक्ट को कम कर देगी, जिससे कि यहाँ पर ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन जो है वो कम से कम हो, लीफ से वाटर लॉस बहुत कम हो। और चारों तरफ ये पाई जाएगी वेक्सीक्यूटिकल जो है वो चारों तरफ पाई जाएगी, ऐसे करके ऊपर की लेयर पे वेक्सीक्यूटिकल पाई जाएगी। लेकिन जो इसका निचले वाला हिस्सा होगा उस पर नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर जब भी ज़रूरत होगी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेंगे और ऑक्सीजन को जब भी बाहर भेजना होगा भेज देंगे और वाटर को भेज देंगे। अगर ऊपर ये स्टोमेटा होते यहाँ पर तो लाइट भी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा लाइट का इफेक्ट पड़ता और वाटर लॉस हो जाता, ट्रांसपिरेशन हो जाता, जिससे लीफ वाटर स्ट्रेस, पानी की कमी में आ जाती। तो ये एयर स्पेस दे रखे हैं, जिससे कि वाटर स्ट्रेस हो जाता तो फिर लीफ बहुत दिक्कत में आ जाती, फोटोसिंथेसिस वगैरह सब अफेक्ट हो जाती इसकी। तो एयर स्पेस है जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से हर कहीं मूव करे और क्लोरोप्लास्ट में आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाए, है ना। यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं है, आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, आसानी से पहुंच जाएगी तो फोटोसिंथेसिस भी आसानी से हो जाएगी। तो हमने क्लोरोप्लास्ट देख लिया जो हमें देखना था। अब इस क्लोरोप्लास्ट को जूम करके देखते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट को जूम करके देखते हैं, क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस की जगह मालूम करनी है कहाँ होता है। तो ये बनाया हमने अपना क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कई सारे कोइन लाइक सिक्के जैसी स्ट्रक्चर होगी, संरचना होगी, जो एक साथ, ये सिक्के हैं, कई सारे सिक्के जैसी संरचना है, ये एक साथ जब लग जाते हैं, जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तब ग्रेना कहलाते हैं। और जब सिंगल होते हैं तो सिंगल पर थाइलाकोइड कहलाते हैं। जब सिंगल होता है ये अकेला तो थाइलाकोइड, और कई सारे थाइलाकोइड जुड़ जाएंगे तो ग्रेना बना देंगे। और इनको जोड़ने वाला एक बीच में ये पाया जाता है सिक्का, कोइन, जो कि क्या कहलाता है, बीच में थाइलाकोइड पाया जाता है,
जो कि स्ट्रोमा लेमिली कहलाता है। स्ट्रोमल लेमिली या स्ट्रोमा लेमिली है ना, क्योंकि ये स्ट्रोमा है, ये वाला पूरा एरिया क्लोरोप्लास्ट का ये एरिया है जहाँ लिक्विड वगैरह पाया जाएगा, ये स्ट्रोमा है। और स्ट्रोमा के अंदर ये कई सारे होते हैं, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे होते हैं इनके अंदर। इसी कोइन को, इसी थाइलाकोइड को जब आप बाहर निकालते हो ऐसे करके, तो इसके चारों तरफ यहाँ पर ये मेम्ब्रान है इसकी, इस मेम्ब्रान के अंदर यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है। इस मेम्ब्रान में यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है और यही क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करवाता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जूम करके हमने देख लिया, ग्रेना हमने देख लिया। ग्रेना जो होता है वो थाइलाकोइड प्लस थाइलाकोइड और कई सारे थाइलाकोइड से मिलकर ग्रेना बनता है। और इस थाइलाकोइड के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। हमने देख लिया मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना हमने देख लिया। ग्रेना के अंदर थाइलाकोइड, ये सिंगल थाइलाकोइड है, ये थाइलाकोइड है कई सारे। इसकी थाइलाकोइड की मेम्ब्रान पर, ये मेम्ब्रान है इसके चारों तरफ, इसमें क्लोरोफिल होगा और वही क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करवाएगा। अब हमने देख लिया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ होती है। अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, वो क्या चीज़ है, मतलब कैसे फोटोसिंथेसिस होती है। एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है वो देख लेते हैं। अब फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें फोटोसिंथेसिस में, इन फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में, इन फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में हमें रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट आवश्यकता होती है किनकी, 4 मेजर कंपोनेंट की। 4 मेजर कंपोनेंट जो हैं जिन्हें हम रॉ मटेरियल कहते हैं, रॉ मटेरियल कहते हैं हम। ठीक है, रॉ मटेरियल कहते हैं, जो कि बेसिक चीज़ें होती हैं। रॉ मटेरियल मतलब बेसिक चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, वो क्या होती हैं। वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर होता है, क्लोरोफिल होता है और चौथा सनलाइट होता है। ये रॉ मटेरियल बेसिक नीड है प्लांट्स की, फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये बेसिक नीड है। CO2 कहाँ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू आता है, स्टोमेटा रंध्र के द्वारा। एक डिफ्यूजन विसरण प्रोसेस होता है जिसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, विसरण के द्वारा CO2 जो है स्टोमेटा के अंदर से लीफ के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, लीफ के अंदर स्टोमेटा के द्वारा डिफ्यूजन प्रोसेस का इस्तेमाल करके CO2 अंदर घुस जाता है लीफ के। और वाटर कैसे एंटर करता है, रूट के द्वारा। ठीक है, रूट वाटर को एंटर करवाती है। क्लोरोफिल तो प्लांट बनाता है, प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट होती है। और लाइट जो होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है, ट्रैप की जाती है, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। ठीक है, ट्रैप की जाती है क्लोरोफिल के द्वारा, सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है। अब 4 हमने कंपोनेंट पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। फोटोसिंथेसिस का मेन मतलब है कि खाना बनाना, फूड सिंथेसिस करना। प्लांट्स के अंदर फूड बनता है इनसाइड बॉडी के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो बाहर बना नहीं सकते। अब हमारे अंदर हम कैसे करते हैं, हमारे जो घर पे अम्मी वगैरह हैं या हमारे फादर वगैरह हैं या कोई भी है खाना बनाता है, तो खाना कैसे बनाता है। खाना बनाने के लिए जो औजार चाहिए, वो क्या क्या हैं वो औजार क्या हैं खाना बनाने के लिए। भगोना है आपका,
गैस है, आग है, पानी है, गैस है, भगोना है, पानी है, सब्जी है और नमक मसाले भी चाहिए। नमक मसाले भी चाहिए। हम खाना किस तरीके से बनाते हैं? इन चीज़ों के इस्तेमाल से बनाते हैं, ठीक है। सब्जी भी चाहिए, भगोना भी चाहिए, भगोने में सब्जी चाहिए, फिर हमें पानी भी चाहिए उसमें डालने के लिए, फिर हमें जो है गैस चूल्हा चाहिए, आग चाहिए, फिर नमक मसाले भी उसमें डालने के चाहिए टेस्टी बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, यही सब चीज़ें प्लांट भी इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, है ना, ऐसा कैसे? तो ऐसा ऐसे, भगोना जो होता है, भगोना क्या होता है? भगोना जो होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, भगोना आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक्ट एज भगोना, भगोने की तरह, बर्तन की तरह काम करता है, जिसे हम थाइलाकोइड भी आप कह सकते हो अगर चाहो तो, है ना। वैसे क्लोरोप्लास्ट कह सकते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो वेसल, बर्तन की तरह काम कर रहा है। गैस आपकी यहाँ पर जो यूज़ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड। आग जो प्रोवाइड करती है वो सनलाइट है। और पानी जो होता है वो कहाँ से आता है? H2O, रूट से आता है। और सब्जी क्लोरोफिल होती है, जो भगोने में क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, क्लोरोफिल यानी सब्जी पहले से। और नमक मसाले क्या होते हैं? नमक मसाले होते हैं आपके न्यूट्रिएंट। नमक मसाले होते हैं आपके न्यूट्रिएंट। एंजाइम, अगर एंजाइम नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा या होनी बंद हो जाएगी, और न्यूट्रिएंट्स का भी कुछ ऐसा ही असर होगा, ठीक है। तो हमने भगोना ले लिया, गैस, आग, पानी, सब्जी, नमक मसाले सब ले लिए। अब क्या बनाना है? सिर्फ खाना बनाना है। खाना बनाना है, सारी चीज़ें तैयार हो गई, खाना बनाना है। ऑल रेडी, सब कुछ रेडी है, अब खाना बनाना है। खाना कैसे बनेगा? खाना कैसे बनेगा? यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, जैसे कि गैस ले ली हमने, और वाटर ले लिया हमने, ठीक है। और हमने सब्जी ले ली अपनी क्लोरोफिल, और सनलाइट ले ली, आग ले ली। अब इसकी प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये कहाँ होगा? ये सब क्लोरोप्लास्ट के अंदर, भगोने के अंदर ये सब हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर गैस आती है, पानी आता है, आग आती है, सब्जी आती है, और क्या बन जाता है? फूड बन जाता है। वो फूड क्या है? वो फूड ग्लूकोज है, C6H12O6, वो ग्लूकोज है। और आप देखते हैं जब खाना गर्म होता है तो उसमें से भाप वगैरह भी निकलती है, गैस वगैरह, जो ऑक्सीजन होती है। एक तरीके से ऑक्सीजन, हम उसे भाप कह रहे हैं, जैसे खाना गर्म होता है तो निकलती है, और कुछ ना कुछ तरी वगैरह बची रह जाती है। और जो तरी बची रह जाती है, जो शोरबा जो होता है वो बचा रह जाता है, वो क्या है? वो बचा हुआ वाटर का मोलिक्यूल ये हैं। ये शोरबा बचा रह गया, आपका पानी बच गया, ये भाप निकल रही है अभी गैस गरम गरम खाने में से, और ये खाना है पूरा ग्लूकोज, ठीक है। अब ये खाना बन गया। अब कुछ के दिमाग में चल रहा होगा कि ये खाना बना तो लिया मेहनत से, अब इसे क्या हम भी खा सकते हैं, ह्यूमंस? क्योंकि प्लांट्स तो यूज़ करेगा अपने लिए, क्या ह्यूमंस भी इसको खा सकते हैं? आइए देखते हैं। जो खाना आपने ग्लूकोज बनाया है, इस ग्लूकोज को C6H12O6, ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है। एनिमल्स भी कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट है, एक तरीके से ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज को प्लांट स्टोर करते हैं, इकट्ठा करते हैं अपने अंदर एज स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। स्टार्च की फॉर्म में प्लांट स्टोर कर लेते हैं। और एनिमल कैसे स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनिमल अपने अंदर, बॉडी के अंदर फूड स्टोर करते हैं, यानी ग्लूकोज स्टोर करते हैं। प्लांट खाना स्टोर करता है, जैसे कि कभी सनलाइट, सूरज नहीं निकला तो क्या हुआ था? खाना कहाँ से मिलेगा? तो प्लांट जो होता है वो रखे हुए खाने का, स्टोर्ड फूड का, यानी स्टार्च क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड, फूड की स्टोर्ड फॉर्म है, भंडार है, इकट्ठा है।
जैसे कोरोना वायरस में लॉकडाउन लगा था, हमने खाना स्टोर कर लिया था, वैसे ही प्लांट भी स्टोर करता है खाना। और जब वक्त पड़ता है, खाना नहीं बन पाता है प्लांट से, लीफ के अंदर सनलाइट वगैरह की एब्सेंस से, वाटर स्ट्रेस से, तो ये रखे हुए खाने का इस्तेमाल करता है, स्टार्च का इस्तेमाल करता है, वापस से इसे ग्लूकोज में तोड़ता है और एनर्जी लेता है, अपने प्रोसेस को चलाता रहता है। ठीक है। अब ये स्टार्च जो है वो क्या करेगा, पार्ट्स में जाएगा, प्लांट के पार्ट में जाएगा, पार्ट्स में, और इकट्ठा हो जाएगा। जो बच जाएगा, ये कुछ स्टार्च, थोड़ा बहुत स्टार्च जो है वो कहाँ जाएगा, प्लांट के पार्ट्स में तो जाएगा ही जाएगा। फिर उसके बाद जो बच जाएगा वो कहाँ जाएगा, वो फ्रूट्स वगैरह में जाएगा। कहाँ जाएगा, फ्रूट्स वगैरह में। और इसी फ्रूट्स को हम क्या करते हैं, ईट, इसी फ्रूट को हम खाते हैं। तो ये फ्रूट क्या है, ये फ्रूट क्या है बेटा, ये फ्रूट जो है, ये फ्रूट जो है ये मेहनत का फल है। ये जो इतनी मेहनत करी है, खाना बनाया है, इस मेहनत का फल जो है, मेहनत का फल जो है वो फ्रूट्स है, फल है जो हम खाते हैं। प्लांट्स हमारे लिए भी खाना बचा के रखता है, स्टोर करता है, और अपने लिए भी खाना स्टोर करता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रूट। अब हम अगली बात करें, हमने फोटोसिंथेसिस देख लिया, ग्लूकोज बना लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो केमिकल रिएक्शन है आपकी फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, इसको समझते हैं। क्या रिएक्शन है ये, 6 कार्बन डाइऑक्साइड हैं, 12 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, और ये क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना देते हैं, C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन भी बनाते हैं, और 6 वाटर के मॉलिक्यूल भी बनाते हैं। हमने अच्छे से समझ लिया है इसे, मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में। तो जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, इनकी अगर हम बात करें, जो 6 CO2 होते हैं, उनमें कार्बन कितने होते हैं, 6 कार्बन हैं, और 6 दूनी 12। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन है, जिन्हें हम 6O2 भी लिख सकते हैं। 6O2, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन। ठीक है, 6O2 भी लिख सकते हैं। अब मेरी बात सुने ध्यान से, वाटर जो होता है, पानी, वो ब्रेक हो जाता है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया, उसमें सनलाइट आती है, और वाटर को भी एक प्रोसेस है पूरा, जिसको मैंने डिटेल में समझा रखा है। एक डिटेल में अपलोड करेंगे हम वीडियो इसी चैनल पर। डिटेल्ड फोटोसिंथेसिस है ना, डिटेल्ड फोटोसिंथेसिस के नाम से, प्रकाश संश्लेषण के नाम से हम अपलोड करेंगे, जिसमें पूरा प्रूफ के साथ समझा रखा है सारी चीज़ें, है ना। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, सब उसमें समझा रखा है डिटेल में अच्छे से। तो यहाँ पर हम जो है इतनी डिटेल की बात नहीं करेंगे। तो H2O जो है, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल जो है H2O ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। किस में टूटेगा, 12 दूनी 24, क्या है, 24 हैं, H+ में टूट जाएगा, 24 H+ में टूट जाएगा, और 12 ऑक्सीजन में टूट जाएगा। 12 ऑक्सीजन, जिसे आप क्या लिख सकते हो, 6O2। ठीक है, जो H2O होगा वाटर का मॉलिक्यूल, 12 दूनी 24, 24 H+ में टूट जाएगा, और 12 ऑक्सीजन में टूट जाएगा, जिसे 6O2 लिखते हैं। अब ये जो 6O2 में टूटा है, ये जो ऑक्सीजन आप देखते हैं, ये कहाँ जाता है, ये ऑक्सीजन एयर में जाता है, जिसे आप क्या करते हो, ब्रीथ करते हो। जो सांस लेते हैं ना, ब्रीथ, वो ऑक्सीजन वाटर से आता है, वाटर का मॉलिक्यूल से। तो ये जो ऑक्सीजन है 6, ये कहाँ जाएंगे, ये चले गए वाटर के मॉलिक्यूल। वाटर के 6 मॉलिक्यूल एयर में चले जाते हैं, जिसे हम ब्रीथिंग में इस्तेमाल करते हैं, सांस लेते हैं सारे एनिमल्स। ठीक है, अब ये वाटर कहाँ से आया, ये वाला, और ये ग्लूकोज कैसे बना, वो देखते हैं। ये जो 24 H+ हैं, 24 हाइड्रोजन, ये 12 हो जाएंगे, 12 H+ और 12 H+। ठीक है, 12 H+ ये हो गए, और 12 H+ ये हो गए। अब ये जो 12 H+ हैं, ये
ये आपका 6 ऑक्सीजन है, ये 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है, 12 में से 6 ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे, जिसे 3O2, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 3O2 6 ऑक्सीजन, ये 3O2 दो हिस्सों में ऑक्सीजन टूटेगा। ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 12 ऑक्सीजन हैं वो 6 ऑक्सीजन में टूट जाएंगे। 6 ऑक्सीजन ये रहा, 6 ऑक्सीजन ये रहा। अब इस 6 ऑक्सीजन के साथ में, इस 6 ऑक्सीजन के साथ में वाटर क्या करेगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, वाटर जुड़ जाएगा। वो H+ जो हाइड्रोजन आयन है 12H+, 6 ऑक्सीजन के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 ऑक्सीजन के साथ में वाटर के 12H+ जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और क्या बना देंगे, 6H2O। क्या बना देंगे, 6H2O। 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 6 एकम 6, 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन ये रहे और 12 हाइड्रोजन ये रहे। तो 12 हाइड्रोजन वाटर के, 6 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के, जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो H2O वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। वाटर का मॉलिक्यूल हमने देख लिया कैसे बना, ऑक्सीजन हमने देख लिया कैसे बना। अब बाकी ग्लूकोज देखते हैं कैसे बना, ग्लूकोज देखते हैं कैसे बना, समझिएगा ध्यान से। जो ये 12H+ है, जो ये 12H+ है, कार्बन के 6 क्या हैं, 6 कार्बन हैं, 6 कार्बन है जो कि ये आ गए 6 कार्बन। ठीक है, 6 कार्बन तो ये आ गए। अब 12 हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, ये रहे 12 हाइड्रोजन, ये 12 हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाएंगे, कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाएंगे। और ये बचा हुआ जो 6 ऑक्सीजन है ये भी कार्बन के ही साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो 6 ऑक्सीजन जो हैं बचे हुए ये भी कार्बन के पास जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और बचे हुए 12 हाइड्रोजन ये भी कहाँ जाएंगे, कार्बन से जुड़ जाएंगे। तो 6 कार्बन 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, और इसी तरीके से ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये 6 ऑक्सीजन 12 हाइड्रोजन और 6 कार्बन सारे आपस में मिलकर C6H12O6 क्या बन जाएगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा। समझ में आ गया होगा शायद मेरे हिसाब से कि कहाँ से ऑक्सीजन आया है, कहाँ से वाटर आया है और कहाँ से ग्लूकोज आया है। ये हमने फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, जो ये रिएक्शन है उसे अंडरस्टैंड किया है, समझा है। अंडरस्टैंड रिएक्शन, हमने रिएक्शन को अंडरस्टैंड किया है, रिएक्शन को समझा है कैसे क्या आया। अब हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें 2 रिएक्शन होते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें 2 रिएक्शन होती हैं, 2 रिएक्शन होती हैं। ठीक है, 2 रिएक्शन होती है। वो क्या है, एक है आपकी लाइट रिएक्शन और दूसरी है आपकी डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को सोच रहे होंगे कुछ कि अंधे उसमें होती है, नाइट में, नहीं नाइट में नहीं होती, ये भी डे में होती है, ये भी डे में होती है। आइए देखते हैं इसको डिटेल में, जो है मैंने उसी लेक्चर में समझाया हुआ है, पूरी फोटोसिंथेसिस को डिटेल्ड फोटोसिंथेसिस में समझाया हुआ है। बायो विद केमिस्ट्री चैनल पर डिटेल फोटोसिंथेसिस सर्च मार सकते हैं, दो एक दिन में अपलोड हो जाएगी। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन का क्या काम है, हम लाइट रिएक्शन की क्यों बात कर रहे हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन की हम क्यों बात कर रहे हैं। लाइट रिएक्शन में होता क्या है, लाइट रिएक्शन के अंदर ATP बनता है, NADPH बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ये ऑक्सीजन तो एयर में चला गया, बचा क्या, ये ATP और NADPH बन गए, बच गए। ये क्या है, ये एनर्जी है, ATP एनर्जी की तरह, और ये NADPH है। इसका क्या यूज़ होता है अभी देखते हैं। लाइट रिएक्शन में हम ये कंपाउंड बनाते हैं, ध्यान से सुनना। लाइट रिएक्शन में सूर्य की एनर्जी, सूर्य की रोशनी की प्रेजेंस में हम ये बनाते हैं, ATP और NADPH को बनाते हैं। और डार्क रिएक्शन में, समझ गए होंगे कुछ, डार्क रिएक्शन में इसको हम या क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। डार्क रिएक्शन में यूज़ ATP NADPH। जो ATP और NADPH होता है
वो डार्क रिएक्शन में यूज़ हो जाता है। ठीक है, यहाँ बनेगा और वहाँ यूज़ हो जाएगा। ये डार्क रिएक्शन है हमारी, ये है हमारी डार्क रिएक्शन, ओ सॉरी, इसे हम लाइट रिएक्शन कहेंगे। ये है हमारी लाइट रिएक्शन जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। और ये है हमारी डार्क रिएक्शन जो कहाँ होती है डार्क रिएक्शन? डार्क रिएक्शन एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट की अनुपस्थिति में होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में होता क्या है? लाइट रिएक्शन में H2O वाटर का मॉलिक्यूल आता है और इसकी मदद से ATP और NADPH बन जाता है। अब यही ATP और NADPH यूज़ हो जाता है कहाँ? डार्क रिएक्शन में। और यूज़ करके डार्क रिएक्शन क्या करती है? ATP NADPH को यूज़ कर लेती है और ग्लूकोस बना देती है, C6H12O6 ग्लूकोस बना देती है। इसको डिटेल में वहीं समझा रखा है क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो भी, तो इसको आराम से लिख लें। अब हम पढ़ लेते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में 3 स्टेप्स होते हैं। अब इन 3 स्टेप्स को पढ़ लेते हैं। ठीक है, 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? पहला स्टेप जो है वो है एब्जॉर्प्शन। पहला एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? सनलाइट, जो सनलाइट होती है, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है, या आप लिख सकते हैं ट्रैप की जाती है बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा। ये तो पहला हो गया स्टेप। और दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है कन्वर्जन। दूसरा स्टेप होता है कन्वर्जन यानी बदलाव। कन्वर्जन में क्या होता है? कन्वर्जन में हम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, सूर्य की एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये दूसरा स्टेप है। ठीक है, जो ग्लूकोस है वो केमिकल है, ऐसा केमिकल जिसमें एनर्जी पाई जाती है। ग्लूकोस इज़ ए केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ग्लूकोस एक ऐसा केमिकल है जो एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोस कह रहे हैं। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन है हमारा। और थर्ड स्टेप पढ़ने से पहले एक और पढ़ लेते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जो H2O होता है वाटर, वो फोटोलाइसिस मतलब टूट जाता है। किस में? 2H+ में टूट जाता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और हाफ O2। O2 तो यहाँ एक है मतलब ये ऑक्सीजन कट जाएगा और सिंगल ऑक्सीजन रह जाएगा, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2H2O आपका टूट जाएगा, 2 दूनी 4, 4H+ और 4 हाइड्रोजन, 4 ही इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, इसलिए ये प्लस चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन्होंने निकाल दिया, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 ऑक्सीजन O2। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेप है जिसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, लाइट के प्रेजेंस में वाटर की ब्रेकडाउन भी हो रही है इस तरीके से। ठीक है, और जो थर्ड स्टेप है वो क्या है? थर्ड स्टेप जो है वो है रिडक्शन। जो थर्ड स्टेप है, तीसरा स्टेप है, वो है रिडक्शन। उपचयन कुछ इसका ऐसे ही है मतलब हिंदी में। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन कब होती है? एडिशन
ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन जुड़ता है, एंड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन जब भी जुड़ेंगे तो रिडक्शन होगी। और तीसरा आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जब भी ऑक्सीजन निकलेगा तो रिडक्शन होगी, या तो ऑक्सीजन निकले तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन जुड़े या हाइड्रोजन जुड़े तब भी रिडक्शन ही होगी। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के पास जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो टूट जाते हैं H+ और ऑक्सीजन में, इसे 2 दूनी 4 कर लो आप, 4H+, 1 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेंगे। ठीक है, तभी तो प्लस चार्ज आया है इन पे, मतलब इलेक्ट्रॉन इन्होंने अपना लूज़ कर दिया है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन 4H+, और यही इलेक्ट्रॉन और H+ कार्बन डाइऑक्साइड के पास जाएंगे और इसका क्या कर देंगे, रिडक्शन, इसका रिडक्शन कर देंगे। और रिडक्शन करके क्या बना देंगे, ग्लूकोज C6H12O6। इसको कैसे समझेंगे आप, इसको कैसे समझेंगे आप, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने थे, यहाँ पर ऑक्सीजन थे 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल थे, तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन थे, तो 12 के अब कितने रह गए, 6 ही रह गए। 12 ऑक्सीजन में से 6 ऑक्सीजन चले गए तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तब भी रिडक्शन है। हाइड्रोजन था नहीं तो हाइड्रोजन आ गया और इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा इसके पास, तो हाइड्रोजन भी आ गया, तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। ऑक्सीजन 12 है, 6 दूनी 12, अब 6 ही रह गए तो ऑक्सीजन भी कम हो गए, तो क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन भी हट रहे हैं और हाइड्रोजन भी जुड़ रही है, इसलिए इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया। अब हम आखिरी बात कर लेते हैं, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस आप कह सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस क्या है। इसके 2 मेन इम्पोर्टेंस हैं बहुत तगड़े। पहला जिसमें है वो है, पहला इम्पोर्टेंस बेसिस ऑफ फूड चेन, जो आहार श्रृंखला है फूड चेन उसका बेसिस है, कैसे, आधार है ये फूड चेन का। जैसे हमारे पास ग्रास होती है, ग्रास में फोटोसिंथेसिस होती है, घास में, प्लांट्स में भी होती है। अब प्लांट्स को मान लो किसी रेबिट ने खा लिया आके, या घास को रेबिट ने खा लिया, किसी गोट ने खा लिया, बकरी ने, और बकरी को कौन खा जाएगा, लायन खा जाएगा या हम खा जाएंगे, जो भी उस पर डिपेंड है। अगर घास ख़त्म हो गई मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो प्लांट मर जाएंगे, और प्लांट मरेंगे तो रेबिट मरेगा, और रेबिट पर डिपेंड होने वाले भी मर जाएंगे। जैसे स्नेक इसको खा सकता है, और जब ये मरेगा तो इस पर ईगल, जो बाज वगैरह होते हैं, चील वगैरह, वो स्नेक को खा जाते हैं, तो स्नेक जब मर जाएगा तो ये भी मर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझते हैं। ठीक है, तो ये फूड चेन है एक तरीके से। फूड चेन किससे बनी है, प्लांट से बनी है। क्यों, प्लांट्स पर डिपेंड है पूरी फूड चेन, सारी जितनी भी फूड चेन है, चाहे हम ही क्यों ना हो, हम भी फूड इस पर डिपेंड हैं। ठीक है, प्लांट्स वगैरह हम खाते हैं और मीट वगैरह भी खाते हैं, तो सब किस पर डिपेंड है, प्लांट पर डिपेंड है। जितनी भी फूड चेन है ना, आहार श्रृंखला, वो सारी प्लांट पर डिपेंड है, क्योंकि प्लांट जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं खाने को बनाने वाले। अब खाना ये बनाते हैं तो खाएंगे हम सब, अब खाना बनाने वाले ही मर जाएंगे तो खाएंगे क्या, है ना। इसलिए दूसरा क्या इम्पोर्टेंस है, दूसरा इम्पोर्टेंस है O2 ऑन अर्थ। जो हमारी पृथ्वी है अर्थ, उस पर ऑक्सीजन कहाँ से आता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही आता है। हमने अभी पढ़ा था वाटर का ब्रेकडाउन होता है, और वाटर के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन निकलेगी, और ऑक्सीजन निकलेगी, ये ऑक्सीजन निकली वाटर के ब्रेकडाउन से, यही ऑक्सीजन एयर में जाएगी जिसे हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। ये 2 इम्पोर्टेंस हैं। ऑक्सीजन ये प्लांट्स में ही फोटोसिंथेसिस की वजह से ही ऑक्सीजन बनता है प्लांट्स में, और वो ऑक्सीजन पूरी अर्थ पर जो है लाइफ को बनाए हुए है।
और फूड चेन खाने को, आहार श्रृंखला को बनाए हुए है फोटोसिंथेसिस ही, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा तभी प्लांट जीवित रहेगा और हमें फूड चेन पूरी ऐसी की ऐसी ही रहेगी। और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। तो ये अब लेक्चर एंड होता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जैसे जो आपका डिजर्ट प्लांट है, मरूदभित पौधे, उनकी बात कर लेंगे। और डिटेल्ड फोटोसिंथेसिस का जो है लेक्चर वो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो हम डिजर्ट प्लांट की और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो स्टोमेटा होते हैं रंध्र, वो कैसे खुलते हैं कैसे बंद होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। और अगर टाइम बचेगा तो कुछ एक्सपेरिमेंट देख लेंगे एक आधे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।